मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडो चाइना वार 1962 के जो 1962 में 1962 में भारत और चीन के दरमियान जो जंग हुई थी उसी की तारीख़ हम आपको पढ़ाएंगे और उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या कहती थी। पाकिस्तान का जो नैरेटिव था इंटरनेशनली आलमी सतह पर वो क्या था, वही हम आपको आज इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीनो हज़रात, ये है दुनिया का नक्शा। इस नक्शे में मुख्तलिफ़ ममालिक अपनी अपनी तारीख़ लिए मौजूद हैं। इस दुनिया के नक्शे को आसानी से समझने के लिए हम इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं जिनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इसमें एक कॉन्टिनेंट एशिया है। उसी कॉन्टिनेंट एशिया में मौजूद दो मुल्क चीन और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी वो हम आपको पढ़ाने लगे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जहाँ पर चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वहीं पर वो पाकिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान चीन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान है वो भी हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो सियासी नक्शा होता है वो उसके नज़रिए को शो करता है। वो ये बताता है कि नज़रियाती तौर पर, आइडियोलॉजिकली, एक मुल्क अपने अंदर किन किन इलाक़ों को अपना हिस्सा मानता है। ये चीज़ पॉलिटिकल मैप बताती है, चाहे वो हिस्से उसके कब्ज़े में हैं या नहीं है। लेकिन सियासी नक्शा आपको बताएगा कि नज़रियाती तौर पर, थियोरेटिकली, एक मुल्क किन हिस्सों को अपना हिस्सा मानता है। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको चीन और भारत यानी कि चाइना और इंडिया दोनों दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत और चीन है वो दो जगहों पर एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो लद्दाख का इलाका आ गया और दूसरा आपके पास अरुणाचल प्रदेश का इलाका आ गया। तो ये जो क्लैश था, ये पहले एक छोटा क्लैश था जो बाद में मुकम्मल पूरी जंग में कन्वर्ट हो गया, और जो जंग में कन्वर्ट हुआ था वो 1962 के अंदर हुआ था। और इसी कन्फ्लिक्ट को हम इंडो चाइना वार भी कहते हैं या फिर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी कह देते हैं। इंडिया और चाइना जो हैं वो दुनिया की पुरानी तरीन तहज़ीबों में से, सिविलाइजेशंस में से एक हैं। दुनिया में चंद पुरानी सिविलाइजेशन की जो बाक़ियात हैं उससे हमें पता चलता है कि एक मायंस थे जो कॉन्टिनेंट अमेरिका में थे, इजिप्शियंस थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, फ़िरौन वगैरह के मामलात, मेसोपोटामिया थी जो आज का इराक़ बनता है, बाबुल नैनवा और वो सारी तहज़ीब जो बाद में द ग्रेट पर्शियन एम्पायर कहलाई। और इसी तरह उसी ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और चीन में भी अपनी एक सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन दोनों ममालिक के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मौजूद है। और इस जंग से पहले इनके दरमियान मामला ठीक थे, इतने तनाव वाले मामलात नहीं थे और ये एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे। और भारत के आज़ाद और चीन के जो रेवोल्यूशन थी उसके बाद इनिशियली तौर पर इन दोनों के मामलात बहुत ही ठीक थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया जाता था।
और 1949 के अंदर इंडिया वो दूसरा मुल्क था जिसने चाइना को रिकग्नाइज़ किया था, क्योंकि चाइना उस वक्त एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर उभरा था। वहाँ पर जो माओ का इनकलाब था वो कामयाब हुआ था, और इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट जो कंट्री होती है वो कम्युनिस्ट कंट्री की सॉफ्ट फॉर्म होती है, यानी कि वो एक सेकुलर मुल्क होता है जो कि सोशलिस्ट होता है। लेकिन कम्युनिस्ट जो होता है वो एक आप समझ लें सोशलिज़म की इंतहा है, जिसको कम्युनिज़म कह देते हैं। तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री और चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री, तो मामलात आपस में बेहतर ही रहने थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात उस वक्त मौजूद थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर इन नक्शों की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि शुरू में इनके हालात और मामलात आपस में बहुत अच्छे थे। एक कम्युनिस्ट कंट्री है, दूसरी सोशलिस्ट कंट्री है, तो इनके दरमियान इस तरह का तनाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में हो गया। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद था, और इस एग्रीमेंट की मदद से मामलात बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे थे। यहाँ तक कि जो चीन है उसने जो हिस्से हैं जो कि उस वक्त इंडिया का हिस्सा थे, उनको नक्शों पर अपने पॉलिटिकल मैप पर अपना दिखाना ना शुरू कर दिया। तो ये पंचशल एग्रीमेंट था जिसके अंदर ये था कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पॉलिसी को अपनाया जाएगा, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे, और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई थी। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुड रिलेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं जू एनलाई, उन्होंने भारत को विज़िट भी किया था, और उनका विज़िट करना इस बात की निशानदेही करता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ही अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो सकते हैं। फिर 1950 से लेकर 1959 तक, यानी 1950 टू 1959 तक एक नारा भी बहुत ही ज़्यादा आम था कि हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि जो चाइना के लोग हैं और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो आपस में भाई भाई हैं। और हमें जो 1950s है उसके अंदर ये नारा हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। लेकिन फिर 1959 के बाद मामलात बिगड़ते चले गए और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामलात आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो एरियाज़ हैं जैसे कि हिमालयाज़ है, लद्दाख है, तिब्बत है और थगला का इलाका है, यहाँ पर चाइना ने बोला कि जैसे कि इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है तो वो सारा कहता है कि ये चाइना की तिब्बत सिविलाइजेशन का पार्ट है वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बात है जो कि चाइना करता है, क्योंकि जब ब्रिटिश के पास ये हिस्से मौजूद थे तो उनसे आज़ादी के बाद ये भारत के हिस्से में आ गए थे। तो अब हिस्टोरिकल अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो फिर तो मुसलमान भी कह सकते हैं कि हमें तुम स्पेन दे दो, पुर्तगाल दे दो, साउथ फ्रांस दे दो, और उधर से हमारा ग्रीस वगैरह के ऊपर भी था, हमारा सिबरिया के ऊपर भी हुकूमत थी, तो हम उनको अब क्या क्लेम करना शुरू कर देंगे कि क्योंकि ये माजी में हमारा हिस्सा था तो अभी हमारा हिस्सा होना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड इस तरह काम नहीं करता, नेगोशिएशन और डेमोक्रेसी के ऊपर काम करता है। तो जहाँ पर अगर हम एनालिटिकली चीज़ों को स्टडी करें तो दोनों तरफ से हमें मामलात को न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा, और जब हम न्यूट्रल होकर दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ को स्टडी करेंगे, थीसिस और एंटीथीसिस आपस में जब टकराते हैं तो एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। और मैकमोहन लाइन थी जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर बॉर्डर लाइन थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना। लेकिन बाद में चाइना ने कहा कि नहीं, हम उसको नहीं मानते, और माओ के इनकलाब के बाद तो चाइना के अंदर इनकलाब आ चुका है, ये एक न्यू चाइना है, और न्यू चाइना पॉलिसी के तहत हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन है वो लोग जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह लाइफस्टाइल रखते हैं, जिनका कल्चर हमारे कल्चर से मिलता है, वो तमाम के तमाम चाइना का ही हिस्सा है। इसी वजह से वो ताइवान को भी जो ताइवान है उसको भी चाइना अपना हिस्सा ही मानता है, और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भी अपना हिस्सा मानता है। और
सिक्किम के पास के इलाका को भी अपना हिस्सा मानता है और लद्दाख को भी अपना हिस्सा मानता है। चूँकि उसने पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर के मामलात 1963 के अंदर हल कर लिए थे, इसलिए अब पाकिस्तान के साथ उसके मामलात तय हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसको देखें कि इंडिया और चाइना के दरमियान ऐसे कोई मामलात हल नहीं हो सके। तो यहाँ पर चाइनीज़ अग्रेशन का आगाज़ होता है, जिसका इंडिया स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि जो चाइना होता है वो अपनी जो आर्मी होता है उसको डिप्लॉय कर देता है बॉर्डर्स के ऊपर, और जो बॉर्डर वायलेशन है उसका आगाज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पर इन इलाकों को देख सकते हैं कि वो इलाके जो कि अगर यहाँ पर आप जस्ट अ सेकंड, अगर आप यहाँ पर इस एरिया को देखें, यहाँ पर जो ये एरिया है ये सारा का सारा इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, फिर यहाँ पर अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो वो ये इलाके हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। यहाँ पर भी आपको नक्शे के अंदर दिखाया गया है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये जो मामलात थे वो बिगड़े थे या ख़राब हुए थे। तो जो एक छोटा क्लैश था वो एक प्रॉपर जंग में 1962 में कन्वर्ट हो गया था, जिसको बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, और इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम इसका पूरे तरीके से जवाब देंगे। और इसके अलावा उन्होंने चाइना कह रहा हूँ, लद्दाख और थैगला के इलाकों में अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था जवाहरलाल नेहरू जी मोहतरम ने। तो उसके बाद ये हुआ था कि CIA ने इस बात को नोट कर लिया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस वक्त जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें 2 सुपर पावर्स हैं, एक रशिया है, एक अमेरिका है, तो इंडिया को हम अब अपनी साइड पर ला सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना ने सोशलिस्ट इंडिया के ऊपर हमला किया है। तो ये हमारे लिए, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लिए, एक अच्छा मौका है कि हम इंडिया का साथ अगर देते हैं तो इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी इतनी ज़्यादा आबादी है, अगर वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के करीब आता है तो आलमी सतह पर रूस के लिए ये एक बड़ा धचका होगा और इससे हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। और इससे जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसकी ना सिर्फ इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, उसकी ट्रेडिंग में, उसके इन्फ्लुएंस में, और जो पीपल कनेक्शंस हैं उसमें इजाफ़ा होगा, और इससे कम्युनिज़म को हराने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक बात थी। इसके अलावा ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर्स दे दिए कि वो बॉर्डर्स पर जाएं और अपने मुल्क का दिफा करें। लेकिन जो उनकी आर्मी थी वो इन माउंटेन एरियाज़ के अंदर फ़ाइट करने की आदी नहीं थी, ना उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी उसको न्यूट्रलाइज करने के इक़दामात शुरू किए थे, और मुल्क के तमाम हिस्सों से लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ थी, उनके पास पूरे नेटवर्क्स थे, उनके पास पूरी प्लानिंग थी, और हर चीज़ अवेलेबल थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस आर्मी को न्यूट्रलाइज़ किया। इसी वजह से आज तक इंडिया के अंदर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, क्योंकि आर्मी न्यूट्रलाइज़ हो गई थी, उसकी ताकत कम हो गई थी। उसमें हर हाइट का बंदा आ रहा है, हर इलाके का बंदा आ रहा है, हर ज़ात का, हर इलाके का, हर बोली बोलने वाला बंदा आ रहा है, और इस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को बचाया और अपनी आर्मी को डिफेंसिव आर्मी बनाया, ना कि एग्रेसिव आर्मी। तो उससे क्या हुआ, उससे उनके मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। लेकिन इसका नुकसान एक ये हुआ कि वो कोई सख्त जान किस्म की, कोई बहुत ही जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आर्मी थी, जैसे कि पाकिस्तान के पास मौजूद थी, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने मार्शल लॉ भी लगा लिया, क्योंकि बड़े सख्त जान थे, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाना जानते थे, उनको पता था किसको कहाँ से कैसे घेरना है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की वो आर्मी रह चुके थे। तो चूँकि अब जवाहरलाल नेहरू मोहतरम के पास ब्रिटिश इंडियन आर्मी नहीं थी, एक न्यूट्रलाइज आर्मी थी, और इसका नुकसान उनको हुआ, और चाइनीज़ फ़ौजियों से उनके फ़ौजियों ने काफ़ी मार खाई।
तो इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो चाइनीज़ ट्रूप्स को हरा सके। उसकी जो वजह है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इंडियन आर्मी उस क्लाइमेट में लड़ने की भी आदी नहीं थी, और चाइना ने भी फिर अपने ट्रूप्स की मदद से पूरा अटैक किया और इंडियन आर्मी को क्रश किया। और इंडियन आर्मी को जैसे ही क्रश किया तो उसने पाकिस्तान को भी कहा कि देखो, हमने यहाँ पर इनको दबोचा हुआ है, तुम जल्दी से अपना जम्मू का इलाका इनसे आज़ाद करवा दो। लेकिन उस वक्त अयूब खान साहब लगता है कि भंग पी के सोए हुए थे या पता नहीं किस किस्म के नशे में थे कि उन्होंने ये इकदाम नहीं लिया। ना भुट्टो ने लिया, ना अयूब खान ने लिया। और एक राइटर हैं जो कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, शहाब नामा उनकी किताब का नाम है। अगर आप उस किताब में पढ़ो तो वहाँ पर हमें मिलता है कि चाइनीज़ ने बोला था कि जम्मू अपने पास ले लो, और जो कश्मीर तुम्हारे पास पहले है वो भी ले लो, जम्मू भी ले लो, और अपना जो इलाका है वो इंडिया से ले लो और अपने मामला तय कर लो। लेकिन हम उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं थे, या फिर अयूब खान साहब को अपनी नींद प्यारी थी और भुट्टो साहब को अपनी अना प्यारी थी कि उन्होंने ये इकदाम नहीं उठाए। खैर, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो चाइनीज़ आर्मी ने वापस हमला किया। उन्होंने इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और काफ़ी अंदर तक आ गए, और अक्साई चीन के इलाका से वो अंदर आए। लद्दाख के इलाके पर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल हासिल कर लिया। उधर अरुणाचल प्रदेश पर उन्होंने काफ़ी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो इंडिया उस वक्त नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। और कोलंबस कॉन्फ्रेंस जो हमारा टॉपिक था इसी प्लेलिस्ट के अंदर, हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हम आपको ये बात बता चुके हैं कि इंडिया उस वक्त कहता था, देखो दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स हैं, मान लिया। एक तरफ अमेरिका बहादुर है अपने कैपिटलिज्म के साथ, मान लिया। दूसरी तरफ रशिया बहादुर है अपने कम्युनिज्म के साथ, मान लिया। तो हम ना तुम्हारे साथ हैं ना उसके साथ हैं, देखो हमें हमारी ज़िंदगी आराम से गुजारने दो। हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोनों के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहते हैं, दोनों के साथ मेडिकल, स्पेस, हर किस्म की टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहते हैं, दोनों के साथ हम तिजारती मामलात करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, शायद वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सीधा कहा था कि इधर यू विद अस और अगेंस्ट अस, देयर इज़ नो मिडवे। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू मोहतरम ने अपनी पॉलिसी को कायम रखा और वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बने रहे। तो इंडिया की जो मिलिट्री वीकनेस थी वो भी खुलकर सामने आ चुकी थी, और दूसरी तरफ वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा था। तो ये इस वक्त दोनों पार्टीज़ के लिए बड़ा चांस था, कम्युनिज़म के लिए भी और कैपिटलिज्म के लिए, ये कि वो इंडिया को किस तरह अपने अंदर ब्लॉक में लेकर आते हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक ह्यूज पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो इंडिया अगर किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनता तो उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होना था। और इस जंग के दौरान दोनों ब्लॉक, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज़म, इसी फ़िराक में थे कि वो किसी तरीके से इंडिया को अपने ब्लॉक में शामिल कर लें। तो जो चाइनीज़ इन्वेजन्स था, इसने अमेरिकन को भी एक मौका दे दिया था कि वो इंडिया के साथ राब्ते बढ़ाए, इंडिया के साथ हमदर्दी करे और उनको अपने ब्लॉक में लाने की कोशिश करे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त क्या कर रहा था। पाकिस्तान चूँकि चीन और भारत दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक दुनिया की इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है, एक दुनिया की इस वक्त पांचवीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, तो ये एक अहम मुल्क बन जाता है। और दूसरी वजह ये है कि ये न्यूक्लियर पावर भी है, तो इसलिए भी एक अहम मुल्क बन जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर सी पैक कम्प्लीट होता है तो जो इंडिया है उसको काफ़ी धचका लगता है और चाइना को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, तो ये भी एक वजह बन जाती है। तो इस जैसे आज पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, उस वक्त भी एक अहम मुल्क था। और 1962 की वार के अंदर पाकिस्तान ने खुला खुला चाइना को सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इंडिया ने हमारे पैसे मारे हुए थे, हमारे दरियाओं का पानी रोका हुआ था, हमें आए दिन सताता रहता था। कभी हमारे इंटरनेशनली हमारे लिए कोई फसाद खड़ा कर दिया, कभी कोई महाज खोल दिया, कभी हमारा जो चावल है उसको अपने नाम से बेची जा रहा है, कभी हमारी जो फसल है उसको अपने नाम से बेची जा रहा है। और हमारे जैसे गरीब मुल्क के अंदर जिसके अंदर पैसे की किल्लत थी उसके पैसे भी मार के बैठा हुआ था। तो हमारे जो हुक्मरान थे वो कोई नाबीना नहीं थे, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते थे, और उन्होंने 1962 की वार के अंदर चाइना को फुली सपोर्ट किया था। और वैसे भी जो इंडिया की कमज़ोरी होगी वो हमेशा पाकिस्तान की ताकत होगी, और पाकिस्तान ने फिर चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई, और जहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन था वहाँ पर पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद बन गया। तो ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है।
और पाकिस्तान को चांस मिल गया था कि दोनों तरफ से मामला तय कर लिए जाएं। एक तरफ वो अगर कम्युनिस्ट चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा देता है तो बल्ले बल्ले, साथ ही अमेरिका बहादुर उसके साथ है, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट और जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है उससे वो फ़ायदा उठा रहा था। साथ ही अगर कम्युनिस्ट ब्लॉक चाइना का दोस्त बनता है तो इस तरह उसको रशिया के साथ भी बातचीत करने के बहुत से मौके मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर का इशू है उसकी वजह से भी पाकिस्तान को चाइना का साथ देना था और उसने दिया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो सूटेबल सॉल्यूशंस थे वो इस मसले के लिए पेश किए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो कश्मीर का मसला है वो हल होना चाहिए। और इसके अलावा जो कश्मीर का डिस्प्यूट था वो बहुत ही करीब था कि हल हो जाता, लेकिन जो भुट्टो का शॉर्ट साइटनेस और जो उसके ख्वाब थे वो उसके दरमियान एक छोटी सी रुकावट बन गए थे और बाद में फिर इंडिया आज तक इंटरेस्टेड नहीं हुआ कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। इसलिए पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा सका, और अगर इंडिया और चाइना की जो जंग है उसमें पाकिस्तान चाइना के साथ इंगेज हो जाता तो किसी तरीके से वो कश्मीर को उस वक्त आज़ाद करवा सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। और इसके अलावा ये देखा जाए कि पाक चीन दोस्ती हिंदी चीनी भाई भाई की बजाय पाक चीन दोस्ती बन गई, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बन गए, इंडिया चाइना के ताल्लुकात ख़राब हुए, हमें उससे फ़ायदा हुआ। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज भी अगर इंडिया पाकिस्तान को डराता है, धमकाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर थोड़ी मूवमेंट शुरू हो जाती है, और अगर उधर इंडिया बढ़ता है तो इधर पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर मूवमेंट और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है। तो इंडिया इस वक्त दोनों साइड से फंसा हुआ है। एक तरफ उसको उसका जो कंपिटिटर है वो चीन बहादुर है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान के लिए चाइना की दोस्ती एक बहुत ही अच्छी बात है और पाकिस्तान इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकता है। और जो और इंडिया ने यह भी बिलीव करना शुरू कर दिया कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिर आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी डेवलप की थी। ये एक बात बताना मैं भूल गया था। इसके अलावा जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और भारत है, तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी पॉलिटिक्स को साइनो इंडियन वार ने काफ़ी हद तक बदल दिया था और पाकिस्तान को एक मौका मिल गया था कि वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ दोस्ती लगाकर अपने आप को आलमी सतह के अंदर मजबूत कर सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो खबरें कि जो उस वक्त शाया हुई थी। दोस्तों, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, हमें हर मुमकिन हद तक जंग को अवॉइड करना चाहिए, बातचीत से मामलात हल करने चाहिए। तो जब जंग के बाद भी मामलात टेबल के ऊपर हल होने हैं तो क्यों ना पहले ही टेबल पर बैठकर मामलात हल कर लिए जाएं। जंग ना करने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि जंग ना करने का मतलब ये है कि हम इतने समझदार हैं कि हम जानते हैं कि खून बहाने से फ़ायदा नहीं होगा। यूरोप 2 आलमी जंगों के बाद ये बात सीख चुका है और उनकी मिसाल को सामने रखते हुए हमें ये बात सीखनी चाहिए। इसके अलावा जो जंग है वो कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। एट दी एंड आपके जो मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं, आपकी मईशत सफ़र करती है और आपकी आवाम सफ़र करती है, और आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरीके से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें जंग को हर मुमकिन हद तक अवॉइड करना चाहिए और हमेशा जो इम्प्रूवमेंट है वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स में करने की बजाय मेडिसिन में करने चाहिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन में करने चाहिए और म्यूचुअली बातचीत करके मामलात हल करके एक दूसरे